हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर जेनरिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में हम बात करेंगे हिंदी पीडीएफ की और साथ में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं पास होना तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डर लग रहा है इस सब्जेक्ट में तो अगर आप स्ट्रेटजी देख लेंगे, किस तरह से प्लानिंग आप कर सकते हैं, अगर ये बातें आप समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। और सच बताऊं तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो बहुत अच्छा रहा है, तो आपके लिए भी वो यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी एफर्ट किया है यहाँ पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना, काफ़ी इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, स्ट्रेटजीज़ की और हिंदी पीडीएफ की। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि पहले मैं कौन सी चीज़ बताऊँ, लेकिन बस आप लोग तसल्ली से वीडियो पूरा देखो। जब मुझे ये तसल्ली रहेगी कि आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो काफ़ी अच्छे से मैं सारी बातें आपको समझा पाऊँगा। तो मैं अभी यहाँ पे आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे हिंदी पीडीएफ या इस बेस्ट स्ट्रेटजी की। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ पे ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 6 सेमेस्टर दिख रहा है ना, आप 6 सेमेस्टर पर ध्यान मत दो। अगर ध्यान दोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। आप ये मत सोचो कि यार सब्जेक्ट तो यार 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, ये मेरे किस काम का होगा, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए। हकीकत में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सिलेबस पर जो बेस्ड क्वेश्चन पेपर है वो यही है। और जो आपका सिलेबस मैच कर रहा है जिस भी सब्जेक्ट से, अगर हम देखें हिस्टोरिकली, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आज आपका ये जो जनरल इलेक्टिव सेकंड सेमेस्टर का ये जो सब्जेक्ट है आपका, जिससे सिलेबस मैच करता है, तो वो यही है 6 सेमेस्टर का ये वाला सब्जेक्ट। देखिए, जो आपको सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट मिला है उसमें थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें सिलेबस जो था वो 5 यूनिट थी, अब आई थिंक आपकी सिलेबस में 8 यूनिट है। अभी मैं इस पर आऊँगा, लेकिन अब थोड़ी सी यूनिट आपकी बढ़ा दी गई हैं। लेकिन इस तरह अगर हम देखें तो ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए पूरी तरह, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो बीए प्रोग्राम पहले जेनरिक इलेक्टिव में दिया भी गया था, इसको भी जेनरिक इलेक्टिव के तौर पर भी बीकॉम वालों के पास तो था ही ये। बाकी कुछ भी हो, आपका मेरे पर ट्रस्ट है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक आइडिया लगा सकते हैं। सारी बातें होंगी, बस आप वीडियो देखते रहिए तो आइडिया लगा सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पर इशू से, और जहाँ तक मुझे याद है आपका जो यूनिट है पहले वो भी इशू के रिगार्डिंग है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या इश्यूज़ हैं, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द इश्यूज़, ठीक है, मेजर इश्यूज़ क्या हैं, इसको बताना था आपको। तो ये सारी बातें हैं समष्टि अर्थशास्त्र से, ये पहला क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखो थोड़ा सा लिखा है 5 और 10। 5 और 10 का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आप डिफाइन कर दोगे सिर्फ तो 5 नंबर मिल जाएंगे, इश्यूज़ भी बता दोगे तो 10 नंबर और मिल जाएंगे। और ठीक है, यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जीडीपी से संबंधित आया, गुड्स से संबंधित आया कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अगर जहाँ तक आपको याद हो, ठीक है, तो आपने हो सकता है 11th-12th में भी पढ़ा हो इंटरमीडिएट्स और फाइनल गुड्स के बारे में, थोड़ा बहुत ही सही पढ़ा होगा, ठीक है। देखो, एक्चुअली ना मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मैं जोग्राफिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ी हैं किताबें, इकोनॉमिक्स की किताबें भी मैंने अलग से पढ़ी हैं। हालाँकि मैं मेरे कॉलेज, जब मैं स्कूल में था तो मैंने जोग्राफी ली थी, लेकिन फिर भी अलग से मैंने इकोनॉमिक्स की किताबों को 11th और 12th की पढ़ा है। और बाकी नॉर्मली अभी मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ भी रहा हूँ, तो फिर भी आपको आई होप, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा था 11th और 12th की क्लास में, तो मैंने देखा था, सॉरी क्लास में नहीं थी इकोनॉमिक्स मेरे पास, लेकिन जब मैंने 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो उसमें मैंने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को भी पढ़ा था। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ये याद होगा, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं अभी रीडिंग बताऊंगा आप कहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। तो ये नॉर्मली टॉपिक है, ज़्यादा बड़े टॉपिक यहाँ पर नहीं आए हैं। देखो, वाई इज़ रियल जीडीपी अ बेटर इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ अ नेशन देन नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पे देखिए, एक रियल जीडीपी आ गया है और एक नॉमिनल जीडीपी आ गया है। तो कॉन्सेप्ट अगर हम देखें सिंपल से, तो इजी कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, निर्मित वस्तु क्या होती है, इसे तो नॉर्मली आप बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से लिखेंगे। तो सामान्य बातें, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। इसके साथ ही आप दोस्तों देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंजप्शन से आया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
उपभोग को कैसे परिभाषित करें, ब्याज की दर में परिवर्तन का उपभोग व्यय पर क्या असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था में कर की शुरुआत करने से उपभोग फलन कैसे परिवर्तित होता है, दर्शाएं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक फर्म अपनी वांछित जमा पूंजी कैसे निर्धारित करती है। ये थोड़ा मैथमेटिकल से संबंधित आ गया, कैपिटल स्टॉक वगैरह से संबंधित एक क्वेश्चन है, फर्म से आया है। यहाँ पे वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन बस यही है कि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, सारी बातें जो मेन ऐड करनी है मुझे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की रिगार्डिंग, वो आज की इस वीडियो में ही आपके लिए की जा रही है। तो बस यही है कि एंड तक बने रहें। जो भी मतलब चाहता है व्यक्ति कि मुझे सारी नॉलेज मिले, तो प्लीज़ वो एंड तक बने रहे, नहीं तो बाद में आप लोग कन्फ्यूज़ रहेंगे। कई सारी चीज़ें हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। जिन्हें पता है, जिन्हें नॉलेज है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको थोड़ी नॉलेज नहीं है, जिनके लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया मल्टीप्लायर से, ठीक है। आप ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे एक सिक्स्थ क्वेश्चन है, थोड़ा मैथमेटिकल्स है, ये यहाँ पर आया है क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम इनकम क्या है, ये सब फाइंड वैल्यू करनी थी। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आप। अभी हल्का सा क्वेश्चन देख लो आप, बस इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए, एक आइडिया लग जाएगा आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देख सकते हो कैसे आया था। यहाँ पे 2 ऑप्शन ही करने थे आपको, 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी आपको। शुद्ध निर्यात फलन क्या है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या है, मुद्रा गुणक क्या था। और 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मनी मार्केट से आया है ये 8वां क्वेश्चन। अब आते हैं यहाँ पर, हमने एक बात तो कर ली यहाँ पर, ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया। अब हम बात करते हैं जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे आप पास हो सकते हो। तो क्या आइडियाज़ हैं वो, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसका मैं एक आपको रिव्यू दे देता हूँ। रिव्यू में मैंने आपको एक चीज़ बता दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन क्या चीज़ हकीकत है ज़मीनी स्तर पर, मैं आपको एक बार बता दूँ इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सिलेबस से मैच करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आपका जो आज का सिलेबस है उसमें लगभग 8 यूनिट है। अभी मैं दिखा दूंगा कितनी यूनिट है, लेकिन 8 यूनिट लगभग आपके सिलेबस में आज के टाइम पर है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला जो पेपर है, ये जो आपका जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया, ये क्वेश्चन पेपर आपकी 5 यूनिट से संबंधित है। मतलब इसमें पहले 5 यूनिट थी, केवल सिर्फ इसमें पहले 5 यूनिट थी, और अब आपके सिलेबस में 8 यूनिट है। तो कहने का मतलब यह है कि अब ऐसा है कि आपका जो एग्ज़ाम, मतलब आपका जो पेपर बनेगा, तो उसमें कई दूसरे यूनिट से भी क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था वो मेनली 5 यूनिट पर बेस्ड था, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई। साथ में बात करते हैं कि ये आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम इसी के आंसर निकाल कर याद कर लें? तो देखिए दोस्तों, इसका आप बस एक आइडिया लो, इस क्वेश्चन पेपर को बस एक आइडिया के रूप में आप यूज़ करो। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कम से कम एटलीस्ट ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो आपको बता तो देता है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई दूसरा ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप, इसका ये महत्व है आपके लिए कि कम से कम ये क्वेश्चन आपको एक आइडिया दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। बाकी मैं हकीकत बताऊं तो आजकल ड्यू में क्या हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ये हो रहा है कि अगर यहाँ पे आज रियल जीडीपी दिया है ना, तो कल कुछ और देंगे। अब वो उल्टा भी कर रहे हैं। तो अब जो पहले क्या था, मैं पहले वाले जो बच्चों को पढ़ाता था, पहले आप विश्वास नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर मैं रिव्यू करता था उसी में से 5-6 क्वेश्चन एग्जैक्ट आते थे, और मैं 2-3 क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करता था तो मैक्सिमम जो पूरा पेपर था वो वैसे ही आता था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही आ जाते थे। लेकिन अब कई बार चेंजेस भी हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस भी हो रहा है, इसलिए हमें अच्छे से पढ़कर जाना है। अब हमें क्या, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रेटजी की। एक अच्छी स्ट्रेटजी हमारी क्या हो सकती है, एक अच्छी रणनीति, अच्छा हमारा प्लान क्या हो सकता है। आई होप यहाँ तक आप क्वेश्चन पेपर का जो भी कॉन्सेप्ट था वो समझ गए। एक बात मैंने आपको समझा दी कि क्वेश्चन पेपर की रिगार्डिंग क्या बातें आपको समझनी थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे अपने सिलेबस को एक बार देखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसकी स्ट्रेटजी जो भी हो सकती है अच्छी से अच्छी, इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहली बात, पेपर हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, कोई मैटर नहीं करता। आप अगर चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन सारी स्ट्रेटजी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें कैसे करनी है सारी, चलो इसकी बात करते हैं। पहले सिलेबस अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा 9 यूनिट है। सॉरी दोस्तों, मैं 8 चिल्ला रहा था, 9 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर आपको 9 चैप्टर्स के रूप में 9 यूनिट दी गई हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप 2 बातों को समझो।
देखिए दोस्तों, ये जो आपका सब्जेक्ट है, अगर बहुत सारे बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह के जो स्टूडेंट हैं उनको अगर मैं आपको समझाऊं बात, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है। पॉलिटिकल साइंस वगैरह में क्या होता है, हमें 6-6 पेज के आंसर लिखने पड़ते हैं, 8-8 पेज के आंसर लिखने पड़ते हैं, 7-7 पेज के आंसर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब हम 6 पेज से ज़्यादा ही लिखने का प्रयास करते हैं नॉर्मली। एक जो हकीकत है कि जो एक सही लिखने वाला है वो नॉर्मली 6 पेज तो लिखता ही लिखता है। बाकी बच्चे 2 पेज भी लिखते हैं, बहुत बच्चे 3 पेज भी कहते हैं लिख लो। हालांकि वो गलती माना जाता है, बच्चे पास हो जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की, तो एक 6-7 पेज नॉर्मली लिखना ही पड़ता है हमें थ्योरी के एग्जाम में, ठीक है। नॉर्मली आपको पॉलिटिकल साइंस वगैरह के एग्जाम में इतना लिखना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके इस सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक का ये जो सब्जेक्ट है, अब जब हम इन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 6 पेज भरने हैं, आपको 8 पेज भरने हैं। पहली बात, भरना तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि आपको मैक्सिमम लिखना है। यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ है, यहाँ पर अगर आप उसका आंसर दे देते हैं, जो भी आपसे सवाल पूछा गया है, अगर आप उसका आंसर दे देते हैं, भले ही आप 4 पेज में आंसर दे दो, भले ही आप 4.5 पेज में आंसर दे दो, 3 पेज में भी अगर आप आंसर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको आंसर कंप्लीट करना है, कोशिश करनी है कि अगर कोई थ्योरी का कोई क्वेश्चन है तो जितना लिख पा रहे हो बना बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि अगर आप आंसर दे देते हो तो आपसे टीचर संतुष्ट हो जाएगा और आपको पास करेगा ही करेगा। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है। तो एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, मेनली वो क्वेश्चन 8 आते हैं, ठीक है, 10 भी आ रहे हैं आजकल, तो आपको आधे करने होते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये भी देखिए, जब हम पास होना चाह रहे हैं ना, तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको 8 क्वेश्चन आप दिए गए, 8 में से आपको 5 या 4 करने हैं, ठीक है, ऐसा अजम्पशन कर लो, कई बार 5 भी दे देते हैं करने को। तो आपको मान लो आधे क्वेश्चन करने हैं और आधे छोड़ने। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको अगर आपने आधे से ज़्यादा प्लस सिलेबस कर लिया तो आपका पूरा हो ही जाएगा। मतलब आप बात को समझिए, जैसे कि हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए आपकी 9 यूनिट से 8 या 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी है बनकर आ गया, ठीक है। मान लो 8 क्वेश्चन बनकर आए हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसा होगा ना, हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा, एक एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बनकर आएगा, ठीक है। ऐसे में अगर आपने मान लो 5 यूनिट भी पढ़ ली हैं तो 5 क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, 5 4 जो भी करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन तो आपको हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 5 यूनिट अगर आपने कर ली तो 5 यूनिट से भी एक एक क्वेश्चन आएगा, तो आप 5 यूनिट तो मतलब 5 क्वेश्चन तो आप वहाँ पर कर ही दोगे, ठीक है। आप 6 यूनिट करके जाओगे तो बिल्कुल ही एक तरह से खतरा भी टल जाएगा। 6 यूनिट करके जाओगे तो लगभग चांस ज़्यादा उम्मीद है कि आपके 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में जो आप कर सकते हो। 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कर सकते हो, और आपको करने तो 4 ही होते हैं या 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो आराम से आप कर देंगे, आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी रहेगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, अब आपको करना क्या है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ सारी बातें। देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो देखिए, पहली जो यूनिट है मैं पहले इसको कवर कर लूँगा, इसको अच्छे से पढ़ लूँगा। अभी मैं हिंदी इंग्लिश पे आऊँगा, पहले उससे यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले मैं यूनिट 1 को ख़त्म करूँगा, पढ़ लूँगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 जो है यहाँ पे लेसन 2, इसको मैं कवर करूँगा। कैसे कवर करूँगा, तो इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम के बारे में जो भी बातें मुझे पढ़नी है बीकॉम के इस चैप्टर इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, मैं उसको पढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी भी है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम कैसे मीज़र करते हैं ये भी पढ़ूंगा, और ये भी पढ़ना है। मतलब यहाँ पे आपको आप टॉपिक के अकॉर्डिंग समझना है। जैसे कि आप नेशनल इनकम को पढ़ लो अच्छे से, जीडीपी का क्या कॉन्सेप्ट है आप इसको पढ़ लो। साथ में यहाँ पे लिखा है ना कि नेशनल इनकम मीज़रमेंट, तो मीज़रमेंट कैसे होता है, नेशनल इनकम का मीज़र कैसे किया जाता है, इसको भी पढ़ लो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएंगी। जैसे कि ये जो चैप्टर है आपका एसओएल का, तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। हालाँकि ज़रूरी नहीं कि आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक इस पर ध्यान देना। देखिए यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पे 4th चैप्टर है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 4th चैप्टर में, कि आपको बिजनेस साइकिल पढ़ना है। एक्चुअल जीडीपी क्या होती है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है। पोटेंशियल जीडीपी से आई थिंक क्वेश्चन आया था, अगर आपने देखा होगा तो एक्चुअल जीडीपी मैं अच्छे से पढ़ लूँगा, पोटेंशियल जीडीपी टॉपिक के रूप में अच्छे से पढ़ लूँगा। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे ना कि एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, तो आपको मिल जाएगी कोई ना कोई वीडियो, आप आराम से देखिए वहाँ पर, आप समझिए और अपना नोट डाउन कर लो। छोटे से नोट्स बनाने तो नोट्स बना लो, नहीं तो याद कर लो माइंड में, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, कंजप्शन फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड,
तो आप इसे भी सर्च कर सकते हो, कंजप्शन फंक्शन क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, आप ऐसे यहाँ पे इसे सर्च करके यूट्यूब वगैरह पे आप पढ़ सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ, जैसे कि मान लो आपने यूनिट 1 कर ली, यूनिट 2 कर ली, यूनिट 3 कर ली आपने, यूनिट 4 भी कर ली आपने, तो आप अब काफ़ी सेफ पोजीशन में आ जाओगे। देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ आप कर कैसे कर सकते हैं। बाकी ये स्ट्रेटजी तो आप कहेंगे कि सर मैं खुद भी बना सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हैं। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या इशू है, आप डायरेक्टली आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि व्हाट आर द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, अब वो पढ़ लीजिए, समझ लो पहले, फिर उसको अच्छे से याद कर लो। बाकी आपको यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया गया है नॉर्मल कुछ चीज़ें, जो टॉपिक आपको यहाँ पे लग रहा है कि अजीब सा है तो उसको छोड़ो, बाकी जो मेन चीज़ें हैं उसको पढ़ लो। मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपको इश्यूज दिए गए हैं ऑलरेडी इसमें, हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी दिए गए, तो आप इसको पढ़ लो, इसको याद कर लो, ठीक है। हिंदी पे मैं भी आऊँगा, लेकिन मैं बस जो समझा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो। आप इसको याद कर लो अच्छे से, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है आप इसको समझ लो। इस चैप्टर में बहुत है भाई, अगर आपने इतना समझ लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स की इश्यूज़ वाले इस लेसन में, अगर आपने इतना समझ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, अच्छे से पढ़ लो। ऐसा नहीं कि बस 4 वर्ड में पढ़ लिया, काफ़ी डिटेल में पढ़ लो, कुछ और दूसरी बातें भी होंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो आसान आसान है, आप उसको याद कर लो, इश्यूज़ को अच्छे से कर लो। हाँ, तो आपका मेन चीज़ हो ही गई। ऑब्जेक्टिव क्या होता है यार, उद्देश्य तो बहुत सामान्य बातें हैं, याद हो जाते हैं। किसी भी चीज़ के उद्देश्य बहुत ईजी वर्ड होता है, ईजी टॉपिक होता है, उद्देश्य कर लो। तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, उद्देश्य क्या है इसके, इसका इश्यूज़ क्या है, नॉर्मली ये सारी बातें कर ली तो आपका एक चैप्टर खत्म, ठीक है। एक चैप्टर आप बात को समझने का प्रयास करो, आपका एक चैप्टर हो गया, एक लेसन आपका, एक यूनिट आपकी खत्म हो गई। इसी तरह जब नेशनल इनकम की बात की जा रही है तो नेशनल इनकम को अपने हिसाब से सिलेबस में देखोगे किस तरह का है, उसी तरह से नेशनल इनकम को भी आप पढ़ लो, क्या होती है, कैसे मेजर किया जाता है, इसको आप पढ़ लो, ठीक है। इसके साथ ही नॉमिनल और रियल इनकम क्या होती है, इसके अंतर को अच्छे से डिटेल में कवर कर लो, अपना थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एसओएल से यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर 100% सही हो, मतलब सही का मतलब कि आपको इसी को फॉलो करना हो, लेकिन हल्का हल्का ले लो, जो इजी चीज़ें हैं वो आप कर लो, छोड़ो मत ना। जैसे कि जीडीपी, प्रोडक्शन एंड इनकम, अब ये नॉर्मल टॉपिक है कि किस तरह से जीडीपी होती क्या है नॉर्मली, ये आप समझ सकते हो यहाँ पर। कि देखिए यहाँ पे क्या है, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होती है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, इनकम लिखा था, तो यहाँ पे आपको जीडीपी पढ़ना है, लेकिन तो जीडीपी ही पढ़ना है आपको, तो जीडीपी पढ़ना है यहाँ पे, चेन वेट मेजर ऑफ रियल जीडीपी। अब आपने यहाँ पर अगर रियल जीडीपी वगैरह को पढ़ ले तो काफ़ी हद तक ये वाला टॉपिक भी ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। मीनिंग ऑफ जीडीपी, जीडीपी होता क्या है, या जीडीपी की और भी जितनी भी चीज़ें आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सामान्य जो भी बातें आप पढ़ लो, लिमिटेशन क्या होती है जीडीपी की ये पढ़ लो। अब इतना पढ़, आसान चीज़ें हैं ये थ्योरीज जैसी ही हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल्स यूज़ करना है, थ्योरी जैसी हैं, आप यहाँ पे याद कर लो, हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों अभी भी आपको वीडियो थोड़ी सी बेकार लग रही हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वीडियो को एंड तक देखिए, आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। कई बार हमें समझाने के लिए बोलना पड़ता है, ये सारी बातें भी इंपॉर्टेंट थी, समझाना था, ठीक है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार कुछ नया बताओ सर, कुछ नया, तो नया बताएंगे, लेकिन आप अभी पूरा वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह आप यूनिट को पढ़ सकते हो। मैंने आपको बस एक तरीका बता दिया यहाँ पर कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो एक एक यूनिट की। और अब आप देखिए, अब आप शांति से बैठकर थोड़ा थोड़ा समय दो, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप बिल्कुल एग्जाम के दिन ही वीडियो देख रहे हो तो पूरी तरह आप यहाँ पर एक एक यूनिट को अच्छे से कवर करो। पहले आप आराम से एक यूनिट को कवर कर लो, ठीक है, हो गया। एक यूनिट जब हो जाएगी तो सेकेंड यूनिट पर आओ। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, टॉपिक वाइज इसको अच्छे से तैयार करो, पढ़ो। यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। टॉपिक को समझने के लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। बाकी हिंदी की मैं रीडिंग अभी आपको अवेलेबल कराऊंगा, बताऊंगा क्या कैसे करना है। और नॉमिनल, जैसे कि ये यूनिट 3 है, इसको आप समझ सकते हो, यूट्यूब से थोड़ी हेल्प ले सकते हो, बाकी खुद भी पढ़कर समझ सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही यूनिट 4 भी आप कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। कंजप्शन वगैरह जो टॉपिक है आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं, ईजी है, कर लोगे आप इन्हें। और मैं भी तरीका भी बता रहा हूँ कैसे एग्जाम में करना है। इसके अलावा देखिए फिस्कल पॉलिसी बहुत सही है, ये राजकोषीय नीति होती क्या है, ज़्यादा हार्ड थोड़ी, इसमें मैथ तो है ही नहीं, तो आप आराम से कर लेंगे। राजकोषीय नीति क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, तो काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ ही नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट, जो नेशनल इनकम है उसको कौन डिटरमाइन करता है, वो किस चीज़ से प्रभावित होती है, ये सारी बातें हैं इसमें, निर्धारक कौन है, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो मतलब देखो, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपको मैंने लेसन 1 कराया, लेसन 2 कराया, लेसन 3 कराया, लेसन 4 कराया, और लेसन यहाँ पे ये
7 मतलब 5, एक 5वें यूनिट के तौर पर लेसन आपने 5 कर लिया, ठीक है, 7 कर लिया। यहाँ पे 6 भी ईजी है, आपने 6 भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह आपने 6 कर लिया, और 6 यूनिट बहुत हैं, 6 लेसन बहुत हैं। आप बस 6 लेसन को 2 बार कर लो। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि 6 लेसन को आप हो सके तो 2 बार कर लो, नहीं तो 6 लेसन अगर आपका हो जाता है, अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाला वैसे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कर लेना इसको भी, ठीक है। मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो मैथमेटिकल्स वाले हैं उन्हें आप छोड़ सकते हो। इसके साथ ही जैसे कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ईजी है तो आप ले सकते हो इसको, अदरवाइज इसको छोड़ो, ठीक है। जो आपको हार्ड लग रहा है आप छोड़ो। अगर और आपने देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, हो सकता है कि आपको यूनिट 4 में कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है। यूनिट 4 में मान लो आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, इक्विलिब्रियम जीडीपी का टॉपिक मान लो आपको हार्ड लग रहा है, तो आप इसको छोड़ दो, इसकी जगह आप मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट कर लो। तो ऐसा भी आप टॉपिक से भी थोड़ा बहुत चेंज वगैरह कर सकते हो, टॉपिक को भी इधर उधर कर सकते हो, मतलब आप टॉपिक वाइज अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कम से कम 5 यूनिट की पहले तैयारी करें, अच्छे से आराम से धैर्य के साथ आप 5 यूनिट की तैयारी करें। जब 5 हो जाए तो आप एक 6 यूनिट की और तैयारी कर लें, 1 यूनिट आप और ऐड कर लें। मैं यही रिकमेंड करूँगा नॉर्मली 1 2 3 4 स्टार्टिंग में ये 4 यूनिट आप कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाला आप कर सकते हैं, यूनिट 6 और ये जो लेसन 7 है आप इसको कर सकते हैं। इतना कर लेंगे तो आपका पूरा पेपर हो ही जाएगा, अच्छे से होगा। बाकी थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ तक एक तरह से देखा जाए तो आपको 6 यूनिट से ज़्यादा ही करा दिया, तो यहाँ तक आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। पूरा पेपर आपका हो ही जाएगा, इतने में भी हो जाएगा आपका पूरा पेपर, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 9 के 9 चैप्टर्स को या 9 के 9 यूनिट को पढ़ो। दोस्तों एक बात और कहूँगा यहाँ पर, देखिए दोस्तों, अगर आप डर रहे हैं इस पेपर से तो एक एक करके आराम से करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके, अगर आप स्टार्टिंग ही नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले एक एक करके सारी चीज़ों को अपने अंडर में लो। जरूरी नहीं कि एक दिन में करो, अगर आपके पास कुछ टाइम है तो एक दिन मान लो आपने 2 दिन में एक यूनिट को अच्छे से कवर कर लिया। 2 दिन मतलब कुछ कुछ घंटे आपने दिया, आपने इसको कवर कर लिया, फिर थोड़ी देर कुछ घंटे आपने बाद में इसको दिए, थोड़ा सा इसके टॉपिक को कर लिया। तो एक एक करके धीरे धीरे करके आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अब मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, लास्ट जो फॉर्मूला है, जिस बच्चे के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा उसके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए यूज़फुल है। देखो सिंपल सी बात है, अब आप और क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने जो बताई ना आपको बातें, वो सॉलिड बातें थी। सॉलिड मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो पक्का ही है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं। जितना कुछ मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है, उतने में आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा, 100% चांस है अच्छा ही जाएगा। लेकिन आप बच्चे 6 यूनिट भी नहीं कर पाते, तो वो क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आप यूट्यूब वगैरह की सहायता लेकर या गूगल वगैरह पे आप सर्च करके हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ लो। बस टॉपिक अगर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और याद भी करो, टॉपिक क्लियर करने के बाद याद करो। और अगर एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन आप देखिए, कोशिश करो कि पहली बात अपना टाइम निकाल के इसको पहली बात याद कर लो। जैसे कि मान लो आपने 6 यूनिट भी याद कर ली, ठीक है, मैं वैसे सबके लिए बता रहा हूँ यहाँ पर ये कि अगर आपने 6 यूनिट भी याद कर ली हैं, 5 यूनिट भी आपने याद कर ली हैं, टॉपिक अच्छे से समझ लिया है काफ़ी डिटेल में, तो अब आपको करना क्या है। अब एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो क्वेश्चन हो सकता है हार्ड है, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में हार्ड है, क्वेश्चन पेपर आपका थोड़ा हार्ड है। अब हार्ड मतलब होता है अजीब है, आपको समझना है कि क्या चीज़ें कैसे हैं, क्योंकि हमने टॉपिक करके पढ़ा है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना। कई बार क्वेश्चन कैसे भी आए लेकिन आपको आंसर वही लिखना होगा। जैसे कि मान लो आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आए, 8 में से आपको 3 आ रहे हैं अच्छे से और आपने 3 कर दिए, और आपको 4 क्वेश्चन मान लो करने हैं। अब एक क्वेश्चन का क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे। तो वो एक क्वेश्चन जो है ना, उसमें आप देखिए कि कौन सा आपको ज़्यादा आसान लग रहा है। अब मान लो एक क्वेश्चन आया है जीडीपी से संबंधित, ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट जीडीपी से संबंधित वाला आंसर याद नहीं है, लेकिन आपने जीडीपी पढ़ तो रखा है ना, तो जीडीपी उससे संबंधित सारी ही बातें आप उसमें ऐड कर दो, छोड़कर मत आना, उसमें सारी ही बातें आप उस क्वेश्चन से संबंधित ऐड कर दो। जैसे कि मान लो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर आपने पढ़ लिया है और जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन आ गया इस पर, अब आप बताओ क्या करोगे। अब थोड़ा अजीब क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा कुछ और था और क्वेश्चन थोड़ा अजीब आया, तो यार कोई बात नहीं, आप उसके संबंधित ही क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं है, आपको जो पता है मल्टीप्लायर के बारे में वो सब लिख के आओ। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात, अगर आपको सॉलिड रूप में सारी बातें करनी तो पहले सबसे अच्छी चीज़ ये करो कि अच्छे से सारी बातें याद कर लो, ठीक है। याद करने का मतलब है आपने अच्छे से चैप्टर याद कर लिए, टॉपिक वाइज अच्छे से समझ लिया आपने, छोटे छोटे नोट्स भी बना लो, हिंट के लिए थोड़ा बहुत लिख लो, प्रैक्टिस कर लो लिख कर थोड़े बहुत, हर एक टॉपिक को अच्छे से नोट कर लो थोड़ा थोड़ा करके, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसके बाद भी कई बार क्या होता है ना, हम पढ़कर जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में हमें थोड़ी चीज़ें अजीब लगती हैं, एग्जैक्ट आंसर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता तब भी आप मिले जुले रूप में अपना आंसर लिख कर आएँ। ये तो नहीं है ना कि आप कुछ गलत लिख रहे हैं, फालतू तो नहीं लिख रहे। मान लो फिस्कल पॉलिसी से आपने मान लो फिस्कल पॉलिसी पढ़ लिया, अब फिस्कल पॉलिसी से कोई सा भी क्वेश्चन आए, राजकोषीय, इस फिस्कल को कहते हैं राजकोषीय, तो राजकोषीय नीति से कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन उसमें लिखना तो हमें यही पड़ेगा ना कि राजकोषीय नीति होती क्या है, राजकोषीय नीति के क्या लाभ हैं, क्या वो है, जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, लिखना तो हमें वही सब पड़ेगा ना, क्वेश्चन चाहे कैसे भी बने। तो आप बात को समझना, वहाँ पर छोड़ कर मत आना, लिख कर आना। और बहुत हार्ड नहीं है यार, आसान है काफ़ी पास होना, अगर आप सारी बातें समझ पाए हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इस पेपर में पास होना काफ़ी आसान है। बहुत मतलब पर्सनली एग्जांपल मैंने खुद बच्चे को रिकमेंड किया था इस पेपर में पास होने के लिए, जो तरीके मैंने बताए थे, बच्चे ने 2 दिन में ही पढ़कर, 2 दिन भी नहीं थे उसके पास, 2 दिन में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक दिन में ही उसने पढ़कर जो भी मैंने बातें बताई थी, जो भी तरीका बताया था, जो भी उसको पॉइंट्स मैंने बताए थे, उसने वही किया, बस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया और जो भी बातें पढ़ी थी उसने वो पेपर में लिख कर आया और वो पास हो गया। तो यही कहूँगा आपसे भी, आप पास होना चाहते हो, अच्छी बात है। और पास होने के लिए बस यही चीज़ चाहिए कि एग्जामिनर बस ये इम्पॉर्टेंट ये देखता है कि जो बात बच्चा लिख रहा है, मतलब वो है बच्चा पढ़ा है, बच्चा इस सब्जेक्ट के बारे में जानता है, टीचर को बस इतना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम हिंदी रीडिंग की बात करें तो उत्तराखंड जो मुक्त विश्वविद्यालय है हल्द्वानी, तो उसकी एक रीडिंग यहाँ पे अवेलेबल है और इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। बाकी अगर आप गूगल पर सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात को समझ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, वो भी आप समझ लेना, उसके बाद ही आप इसको डाउनलोड करना। यहाँ पे आप बात को समझ लीजिए। देखिए, अब हिंदी में भी यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि सारे आपको चैप्टर मिल जाएंगे, लेकिन इतना तो मिल जाएगा। जो बच्चे बहुत परेशान थे कि उन्हें नहीं मिल रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इतना आपको मिल जाएगा कि अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास किताब अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि जो टॉपिक आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, तो आप उसको डायरेक्टली गूगल पर सर्च करो, उसको ट्रांसलेट आप गूगल ट्रांसलेट के द्वारा ट्रांसलेट भी कर सकते हो, हिंदी में आप कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, हिंदी भी आसान नहीं होती भाई, मेरे हिसाब से तो मैं इस पेपर के लिए ना इंग्लिश और हिंदी में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भी इस सब्जेक्ट की आसान होती ही नहीं है, वो भी हार्ड होती है। लेकिन हाँ, हिंदी में ये होता है कि हमने थोड़ा बहुत हिंदी लिखना आता है अच्छे से, तो हम लिख सकते हैं। बाकी इस यहाँ पर भी आपको हिंदी भी अगर आप दे रहे हैं एग्जाम, तो हिंदी में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप याद करें, रटना भी पड़ेगा आपको, कुछ शब्द आपको रटने भी पड़ेंगे। हो सकता है कई सारी चीज़ें आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप ये हो सकता है कि आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर कई सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो आपको टॉपिक पढ़ा देंगे, आप वहाँ से टॉपिक को समझो और उसको अपने शब्दों में हिंदी में आप लिख सकते हो, या नोट्स बना लो हिंदी में, थोड़ा थोड़ा लिखकर अपने नोट्स कलेक्ट कर लो। और जब एग्ज़ाम है तो उस समय आप जाकर डायरेक्टली उस नोट्स को पढ़िए, समझिए और एग्ज़ाम में बैठिए, जो टॉपिक के बारे में पता है आप लिख कर आइए, आप पास होंगे ही होंगे। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, जैसे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित 4 चैप्टर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने इसमें पढ़ लिया सारी चीज़ें तो आपके लिए क्या रह गई। ठीक है, मेजरली ऐसा नहीं कि आप सारे टॉपिक पढ़ें, इसमें आप मुख्य रूप से समझ लो राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा है, इसे ऐसे ऐसे करके पढ़ लो। हाँ, राष्ट्रीय आय की संरचना क्या होती है, नॉर्मल टॉपिक को अच्छे से समझ लो। बस मतलब ये है कि नेशनल इनकम के बारे में मुझे पता है, नेशनल इनकम क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है, इसका मेजर कैसे किया जाता है, अकाउंटिंग वगैरह क्या है इसकी, जो भी है। तो ये सारी बातें अगर मैंने पढ़ ली हैं तो काफ़ी अच्छे से, कम से कम मैं इतना अवेयर तो हो गया कि मैं लिख कर आऊँगा, खाली तो नहीं छूटेगा पेपर। और ये अच्छी चीज़ है, आप यकीन मानिए, आप लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका पेपर मतलब नंबर कम आएंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जब आपने पढ़ लिया है काफ़ी कुछ, ठीक है, तो ऐसे में क्या दिक्कत होगी या फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे देखो, मान लो आपने सारी चीज़ें मतलब जो मैंने आपको अभी बताई, 6 यूनिट 5 यूनिट आपने अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे हैं। लेकिन यार, कितना भी हार्ड पेपर आए, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आते होंगे, जो आपके लिए बहुत आसान होंगे। तो वो क्वेश्चन अगर आप सबसे पहले करके दे दोगे टीचर को, तो टीचर 2 क्वेश्चन में ही समझ जाएगा कि जो बच्चा है उसको पेपर बहुत अच्छे से आता है। और 2 क्वेश्चन भी यार, 2 क्वेश्चन भी आपके काफ़ी मार्क्स रखते हैं, तो उन 2 क्वेश्चन पर भी इतने मार्क्स मिल जाएंगे कि आपके पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। और बाकी के 2-3 जो भी क्वेश्चन आपको करने होंगे, आप बना बनाकर जो भी आपको बातें पता है आप वो कर दो। मेरा बात मतलब समझ रहे होंगे आप। अभी एक बार मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है आपको इसमें मिल जाएगा, और AC वगैरह जो मतलब जो आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा वो समझना।
तो वही है कि पहले थ्योरी वाले चैप्टर आप करने का प्रयास करें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फिजिकल पॉलिसी आप कर लेना जरूर, फिजिकल पॉलिसी काफ़ी अच्छे से थ्योरेटिकल है तो आपको मिल जाएगा। फिजिकल पॉलिसी के क्या टूल हैं ये सब पढ़ लो आप। फिजिकल पॉलिसी होती क्या है, मौद्रिक नीति क्या होती है, मॉनेटरी मौद्रिक नीति आई थिंक आप में है या नहीं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सिलेबस अभी, तो आप देख लेना इसको। बाकी जो सिलेबस में वही आप करना, एक्स्ट्रा मत करना कुछ भी, सिलेबस में जो कुछ दिया है वही आपको करना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। बाकी इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और एग्जैक्ट हो सकता है कि सारी चीज़ें आपको ना मिले हिंदी में, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, कि जैसे कि कोई टॉपिक मान लो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का इश्यूज से संबंधित चीज़ें नहीं मिली, तो आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। गूगल पे आप जाइए, ट्रांसलेट आप उसको करिए। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होगी उसकी, लेकिन फिर भी आप काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे, समझ लेंगे हल्का हल्का। तो यार इतने बड़े स्टूडेंट आप कर लेंगे यार, बना बना कर भी कर सकते हैं आप, आपको बस समझ में आ जाए टॉपिक, बस अगर आपको समझ में आ गया तो आप सब कुछ कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अब एक ये जो अभी मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया था, तो हालांकि इसमें और भी क्वेश्चन ऐड होंगे आप लोग आपके लिए, क्योंकि यूनिट आपकी बढ़ गई है, 9 यूनिट है, 9 चैप्टर्स हैं आपके लिए, तो और भी ज़्यादा आपके अलग अलग यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे बात को समझिए, जैसे कि मान लो अब पहला दूसरा जो क्वेश्चन होता है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते होंगे। अब आपने कितना भी पढ़ा है, लेकिन आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कितना ईजी है, ईजी इसलिए क्योंकि ये पहले यूनिट से आया है और आपने पढ़ रखा है। अगर आपने पढ़ा रखा हो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इश्यूज़ क्या है, तो नॉर्मली आप पहला क्वेश्चन अच्छे से कराएंगे, पूरा लिख देंगे, इसमें काफ़ी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक क्वेश्चन आपने पूरा किया है, मतलब ये है कि टीचर आपसे इंप्रेस रहेगा कि हाँ बच्चे ने इतना पूरा लिखा है, ठीक है। और हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन हो आपको जो और अच्छे, दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे से आता हो। मान लो दूसरा आपको ये वाला नहीं आ रहा, वैसे तो ईजी क्वेश्चन है, लेकिन मान लो ये वाला नहीं आ रहा, हो सकता है आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन अच्छे से आ रहा हो, आप तीसरा करके आ गए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है आपका, कि आपने टीचर को ये बता दिया पहले कि हाँ एक दो क्वेश्चन में कि हाँ आपने पढ़ रखा है काफ़ी अच्छे से और आपने एग्जैक्ट आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब बचे 2-3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो अब जो बाकी के 2-3 क्वेश्चन आप उसमें बना बना के कर दोगे, तब भी आपको नंबर मिल ही जाएंगे, तो आपका हो गया, पासिंग मार्क्स तो आ गए आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे देखना कभी कभी क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ए बी करके बहुत आता है इकोनॉमिक्स में, तो आपको ए वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, बी वाला नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन तब करना जब आपको लगे कि मान लो आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आपको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा, तब आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेना। मतलब ऐसा, मतलब किसी किसी का आपको ए पार्ट आ रहा होगा, किसी किसी का बी पार्ट नहीं आ रहा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को तब लेना जब आपके पास कोई भी चॉइस ना हो। जब आपको लगे कि हाँ कोई चॉइस नहीं है, तो फिर आप यही वाला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन का लेना जिसमें मान लो आपको बी वाला पोर्शन आ रहा है, तो बी वाला आप कर लो पहले, फिर ए वाले के ऊपर भी बना बना कर कुछ ना कुछ लिख दो, छोड़ना मत बस खाली। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, बट इंपॉर्टेंट थी सारी बातें। अगर आपने किसी भी बच्चे को ये वीडियो मतलब नीड है, तो आप प्लीज़ शेयर कर दें इस वीडियो को, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।